So today we will be dealing with the issue of conditions requisite for initiation of proceeding. Cognizance of offences by the magistrate जो सेक्शन 190 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्टोन है किसी भी ट्रायल के हेल्ड करने के लिए. किसी भी ट्रायल को होल्ड करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मैजिस्ट्रेट शुड हैव टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस. पूरी इन्वेस्टिगेशन का मैटर अगर वो चार्जशीट पे एंड होता है तो वो इसी बात पे हिंज करता है कि मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले ले. अगर मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया तो प्रोसीडिंग आगे ही नहीं बढ़ पाएगी. द ट्रायल कैन नॉट बी हेल्ड विदाउट अ वैलिड कॉग्निजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट. तो 190 बताता है कि कॉग्निजेंस कौन कौन ले सकता है. तो 190 में आप दो चीज़ों को मार्क करिएगा. फर्स्ट, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. सेक्शन 190 में लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. इसको मार्क कर लीजिएगा. इससे जनरली आप प्रीलिम्स के पर्पस के लिए क्लियर रहें कि कौन सा मैजिस्ट्रेट जनरली कॉग्निजेंस ले सकता है. और दूसरी बात कहते हैं मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड. कौन एम्पावर करता है इसको? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ध्यान रखिएगा, कॉग्निजेंस के लिए सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को सीजेएम एम्पावर करता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज में सीएमएम होगा, ठीक है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. अब कॉग्निजेंस 3 तरीके से ली जा सकती है. कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस, पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स, और अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. तो कंप्लेंट कर सकते हैं आप, एक प्राइवेट कंप्लेंट जिसका प्रोसीजर 200 से 203 के बीच में. दूसरा, आप पुलिस रिपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं जिसपे आप एफआईआर करवाते हैं अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है. कॉग्निजेबल ऑफेंस पे आपने एफआईआर करवाई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट भेजी, तो फिर क्या होगा? तो जो संज्ञान लिया जाएगा वो 190 के सबसेक्शन क्लॉज बी में लिया जाएगा, ठीक है. और फिर तीसरी चीज है, मान लीजिए जेएम ने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने खुद ही ऑफेंस होते हुए देख लिया, या उसको पर्सनल नॉलेज है किसी ऑफेंस की, या किसी ऐसे क्रेडिबल व्यक्ति ने उसको बता दिया कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट 190C में भी कॉग्निजेंस ले सकता है ऑन हिज ओन नॉलेज. ऑब्वियसली this provision 190 clause C is there in order to act in furtherance of justice. कि जहाँ पे ना कोई पर्सन आगे आ रहा है, ना पुलिस, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वहाँ पे अगर जेएम को एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जेएम के पास अपनी नॉलेज भी है कि ऐसा ऑफेंस हुआ, तो वो भी संज्ञान लेके आगे की प्रोसीडिंग हेल्ड करवा सकता है, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, चैप्टर 14 का नाम कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि संज्ञान लिया जाए. अगर संज्ञान नहीं लिया, संज्ञान इज हिंदी फॉर कॉग्निजेंस. इफ कॉग्निजेंस इज नॉट टेकन, आगे की प्रोसीडिंग जैसे इश्यू ऑफ प्रोसेस टू द एक्यूज्ड, ट्रायल, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली, ठीक है. So you need to understand what the cognizance is. तो cognizance की definition क्या है? That is our first question. हमारा पहला सवाल ये होगा. तो cognizance की कोई definition CRPC तो बताता नहीं. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि cognizance का मतलब होता है merely becoming aware of an offense. It indicates a point when a court or a magistrate takes judicial notice of an offense with a view to initiate proceedings in respect of such offense said to have been committed by someone. मतलब कि ये उस पॉइंट की बात करता है जहाँ पे मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस की जुडिशियल नोटिस लेता है, उसे लगता है कोई ऑफेंस हुआ और किसी पर्सन ने किया, तो वो जिससे आगे की प्रोसीडिंग कर पाए, और उस इसलिए कॉग्निजेंस ली जाती है. दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉग्निजेंस, सो दैट द मैजिस्ट्रेट कैन प्रोसीड फर्दर एंड ट्राई द अक्यूज्ड और कमिट हिम फॉर ट्रायल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो इसलिए कॉग्निजेंस ली जाती है. कॉग्निजेंस इज वंस अगेन आई रिटरेट इज द सेंट्रल स्टोन ऑफ ट्रायल. बिना कॉग्निजेंस के ट्रायल नहीं हो सकता, ठीक है. तो टेकिंग कॉग्निजेंस लेने के लिए किसी भी फॉर्मल एक्शन की जरूरत नहीं होती मैजिस्ट्रेट को. मैजिस्ट्रेट को कोई डिटेल्ड रीजन भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती. अब मान लीजिए पुलिस ने चार्जशीट सबमिट की मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट ने चार्जशीट देखी, उसको लगा कि हाँ आई एग्री विद द कंक्लूजन ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो सीधे उसने अक्यूज्ड को प्रोसेस इशू कर दिया. अब जो प्रोसेस उसने इशू किया तो अक्यूज्ड आया, फिर
आगे चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होकर ट्रायल हुआ, ट्रायल होकर जजमेंट आया, चाहे वो अक्विटल का है चाहे वो कन्विक्शन का है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ऐसे केस में अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई डिटेल्ड कॉग्निजेंस का ऑर्डर रिकॉर्ड भी नहीं किया है, ही हैज सिंपली इशूड प्रोसेस, तो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से दिख जाता है ना कि मैजिस्ट्रेट ने एक संज्ञान ले लिया, उसको डिटेल्ड रीजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर वो करता है, मान लीजिए उसने डिटेल्ड रीजन रिकॉर्ड करता है, ही रिकॉर्ड्स अ वेरी डिटेल्ड रीजन कि क्यों वो कॉग्निजेंस ले रहा है, क्यों वो इस मटेरियल पे क्या कहते हैं बिलीव कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर कोई इलीगल ऑर्डर नहीं हो जाता अगर वो मिनी ट्रायल होल्ड कर लेता है कॉग्निजेंस की स्टेज पे। वैसे करना नहीं चाहिए। मिनी ट्रायल उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे मैजिस्ट्रेट एविडेंस का एप्रिसिएशन करना शुरू कर देता है। एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं करना होता है, उसको प्राइमा फेसाई चीज़ों को देखना होता है कि अगर मैं इन्वेस्टिगेशन के ओपिनियन को फेस वैल्यू पे लूँ तो क्या ऑफेंस बन रहा है। अगर आंसर है हाँ, तो ही कैन ऑब्वियसली टेक द कॉग्निजेंस। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इन अ गिवन सिचुएशन I don't agree with the conclusion of the police officer, I don't agree on the or after the perusal of the material, even on the prima facie level, that there is that the offense has been committed, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? इस सिचुएशन में भी वही बात आएगी। The same situation will be there कि magistrate can disagree with the opinion of the police officer and drop the cognizance। मैजिस्ट्रेट की जो पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस है वो जुडिशियल पावर है, इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव मैटर जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन का था, दैट वाज एन एग्जीक्यूटिव एक्ट। द कलेक्शन ऑफ एविडेंस अंडर 2H इज एन एग्जीक्यूटिव एक्ट। पुलिस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, मैजिस्ट्रेट जुडिशियल अथॉरिटी है। तभी डेफिनेशन ऑफ द कोर्ट में ये बोला गया था कि मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, वो करवा सकता है पर खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता क्योंकि वो जुडिशियल अथॉरिटी है। Alright, so always keep this difference in mind. But magistrate cognizance ले सकता है, क्यों? Because taking cognizance is a judicial function, and judicial functions are not at all bound by the opinion of the executive authorities. Alright, so always keep that in mind. अब मैजिस्ट्रेट ने किसी केस पे कॉग्निजेंस लिया है या नहीं, ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से पता चलता है, और उसका कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन का रूल नहीं है जिससे आप पता लगा लेंगे। वो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में डिपेंड करता है। वो कभी कभी मैजिस्ट्रेट एक रीजन ऑर्डर रिकॉर्ड कर लेते हैं छोटा सा, कभी कभी डिटेल्ड ऑर्डर रिकॉर्ड कर लेते हैं, कभी कभी ऑर्डर ही नहीं रिकॉर्ड करते पर उनके कंडक्ट से पता चल जाता है कि उन्होंने संज्ञान ले लिया। कैसे? कंडक्ट वाला पार्ट बताता हूँ। कंडक्ट वाला पार्ट ये होता है कि पुलिस ने चार्जशीट दी, मैजिस्ट्रेट ने सीधे उसके बाद प्रोसेस इशू कर दिया। इससे दिख गया ना कि मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है। अगर संज्ञान ना लेता तो प्रोसेस ना इशू करता। प्रोसेस इशू करने को कहते हैं कि जब मैजिस्ट्रेट समन भेजता है अक्यूज्ड को या वारंट भेजता है अक्यूज्ड को, तो उसको प्रोसेस इशू करना कहते हैं। प्रोसेस क्यों कहते हैं? प्रोसेस इज टू कंपेल द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट विच इज गोइंग टू ट्राई द केस। ठीक है, उस जगह पे उसकी अटेंडेंस कंपेल करवाने के लिए प्रोसेस इशू होता है। ये समन हो सकता है या ये वारंट टू अरेस्ट हो सकता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो कॉग्निजेंस है ये ऑफेंस की ली जाती है, ऑफेंडर की नहीं। ये रूल आपके दिमाग में एकदम बहुत सेंट्रली एस्टैब्लिश होना चाहिए कि कहीं पे भी अगर आप बोलें तो आप ये बोलेंगे कि कॉग्निजेंस हमेशा ऑफेंस की ली जाती है, ऑफेंडर की कभी नहीं ली जाती। क्योंकि आपने अगर ऑफेंडर किसी व्यक्ति को पहले डिक्लेयर कर दिया बिना ट्रायल के, तो ये तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के कंसेप्ट का वायलेशन होगा ना। तभी हम लोग जब तक जजमेंट नहीं आ जाता कन्विक्शन का, तब तक व्यक्ति को अक्यूज्ड बोलते हैं। क्रिमिनल ट्रायल में वी कॉल दैट पर्सन अक्यूज्ड, जिसका ट्रायल हो रहा है या जिसके क्या कहते हैं जिसको प्रोसेस इशू किया गया, वी कॉल हिम ही इज एन अक्यूज्ड। ये नहीं बोलते हैं कि ही इज एन ऑफेंडर। ऑफेंडर का मतलब है कि उसकी फाइंडिंग आ गई उसकी गिल्ट की, जज ने पा लिया कि हाँ ये गिल्टी है। ऑलराइट, दैट इज व्हाई कॉग्निजेंस इज टेकन ऑफ द ऑफेंस, नॉट द ऑफेंडर। और ऑफेंडर व्यक्ति है या नहीं ये ट्रायल पे पता चलेगा, कॉग्निजेंस की स्टेज पे ही नहीं पता चल जाएगा। ऑलराइट, कॉग्निजेंस की स्टेज पे कोई ट्रायल नहीं होता।
सो अब एक सिचुएशन आपको मैं छोटा सा डील कर देता हूँ, इस पर बहुत सारे केस लॉ हैं, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। क्या पुलिस ऑफिसर के ओपिनियन से मैजिस्ट्रेट बाउंड है? पुलिस ऑफिसर अगर चार्जशीट देता है या फाइनल रिपोर्ट देता है, फाइनल रिपोर्ट क्या का मतलब है कि पुलिस के ओपिनियन में कोई ऑफेंस नहीं हुआ, ये दोनों ही पुलिस रिपोर्ट की कैटेगरी में आती हैं, 173 के सबसेक्शन 2 में फाइल होती हैं। तो ऐसे केस में अगर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मेरे हिसाब से ऑफेंस हुआ, तो मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय दैट ओपिनियन। व्हाई इज मैजिस्ट्रेट नॉट बाउंड बाय दैट ओपिनियन? बिकॉज टेकिंग कॉग्निजेंस इज वंस अगेन अ जुडिशियल एक्ट। सेकेंड थिंग, लेट अस एलैबोरेट ऑन द सेकेंड पॉइंट। अब मैजिस्ट्रेट के पास एवेन्यूज क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता है ऐसी रिपोर्ट पे। अब मान लीजिए पुलिस ने कहा कि मेरे हिसाब से ऑफेंस हुआ है और मैजिस्ट्रेट को लगता है ऑफेंस नहीं हुआ है, तो ही कैन सिंपली नॉट टेक कॉग्निजेंस, कहता है मैं संज्ञान नहीं लूंगा। अब मटेरियल को देखने के बाद अगर उसे लगता है कि देयर इज नॉट सफिशिएंट मटेरियल टू टेक द कॉग्निजेंस, या मुझे लगता नहीं है प्राइमा फेसाई बाय लुकिंग एट द एविडेंस दैट हैज बीन कलेक्टेड थ्रू इन्वेस्टिगेशन की ऑफेंस हुआ है, तो ऐसी केस में वो सिंपली क्या कर सकता है, कहता है कि आई विल नॉट टेक कॉग्निजेंस। दूसरी सिचुएशन क्या है कि पुलिस वाला कहता है कोई ऑफेंस नहीं हुआ, तो मैजिस्ट्रेट देखता है पुलिस रिपोर्ट, देखता है एफआईआर, बाकी मटेरियल, उसको कन्विंस हो जाता है कि यस अकॉर्डिंग टू मी ऑफेंस हुआ है, तो वंस अगेन यहाँ पे कॉग्निजेंस ले लेगा मैजिस्ट्रेट, क्योंकि ये उसका जुडिशियल सेटिस्फैक्शन है। इफ इज जुडिशियली सेटिस्फाइड कि ऑफेंस हुआ है, ही इज इन नो वे बाउंड बाय एनी अदर अथॉरिटी ऑन दैट मैटर। इन्वेस्टिगेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि उनका क्या ओपिनियन है या क्या ओपिनियन नहीं है। मैजिस्ट्रेट को लगता है ऑफेंस हुआ, एंड ऑफ द मैटर। फिर मान लीजिए कि पुलिस फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है, कहती कोई ऑफेंस नहीं हुआ, व्यक्ति ने प्रोटेस्ट पिटीशन डाला हुआ है, मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अब उसके पास अभी भी दो ऑप्शन है। वो पुलिस को बोल सकता है, अभी वो प्रोटेस्ट पिटीशन क्योंकि कंप्लेंट की तरह ट्रीट होती है, ये मैं कल बता चुका हूँ कि प्रोटेस्ट पिटीशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कंप्लेंट की तरह होगा, और उसकी कॉग्निजेंस भी कंप्लेंट वाले प्रोविजन के अंडर मानी जाएगी, मतलब 190 के क्लॉज ए में। तो ऐसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट के पास प्रोटेस्ट पिटीशन भी है और पुलिस की फाइनल रिपोर्ट भी है, जो कहती है, पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि ऑफेंस नहीं हुआ। तो मैजिस्ट्रेट क्या कह सकता है, मैजिस्ट्रेट चाहे तो 156(3) का ऑर्डर फिर से दे दे पुलिस को कि जाओ फर्दर इन्वेस्टिगेट करो, मुझे नहीं लगता तुमने ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेट करके लाओ। पुलिस फिर से लाती है एक बार चार्जशीट, मैजिस्ट्रेट अभी फिर से 156(3) का ऑर्डर दे सकता है कि जाओ फर्दर इन्वेस्टिगेट करो, फिर से करो। ध्यान रखिएगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जब मैजिस्ट्रेट देता है तो 156 के सबसेक्शन 3 में देता है। जो पुलिस के पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, वो क्या राइट अवेलेबल है, इनेबलिंग प्रोविजन जो है, वो 173 के सबसेक्शन 8 से अवेलेबल है। ये डिफरेंस हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो मैजिस्ट्रेट कैन डू दैट। अब मैजिस्ट्रेट को जब लगता है कि पुलिस रिपोर्ट पे इतना मटेरियल आ गया है और पुलिस अभी भी कह रही है कि नहीं हमारे हिसाब से ऑफेंस नहीं हुआ, तो मैजिस्ट्रेट उसी फाइनल रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले ले। अब ध्यान रखिएगा, इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन भी था, तो उसकी कॉग्निजेंस कहाँ मानी जाएगी, उसकी कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पे मानी जाएगी, और ट्रायल इसका वैसे होगा जैसे कि पुलिस रिपोर्ट पे होता है। जब हम लोग ट्रायल पे आएंगे तो यू विल रियलाइज कि पुलिस रिपोर्ट पे जो वारंट ट्रायल्स होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, और समन और क्या कहते हैं कंप्लेंट पे जो ट्रायल होते हैं वो अलग होते हैं, और समन ट्रायल भी अलग होते हैं, फिर एक सेशंस ट्रायल होता है। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल्स कोर्ट में। तो आई विल एलैबोरेट ऑन दीज इश्यूज ऑन द जब ट्रायल का पॉइंट आएगा। अभी आपको बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है। अब मान लीजिए कि पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट भेजी, प्रोटेस्ट पिटीशन भी है, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, सिंपली पुलिस की रिपोर्ट को क्या कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट कहते हैं कि ठीक है आपके हिसाब से ऑफेंस नहीं हुआ, प्रोटेस्ट पिटीशन में उसे कंप्लेंट पे मटेरियल लग रहा है कि हाँ इस कंप्लेंट से मुझे लगता है, इस प्रोटेस्ट पिटीशन से मुझे लगता है कि ऑफेंस हुआ, तो संज्ञान ले ले, आगे का प्रोसेस अपने आप चल जाएगा। ऑलराइट, सो मैजिस्ट्रेट इज इन नो वे बाउंड बाय एनीवन व्हेन इट कम्स टू टेकिंग कॉग्निजेंस। वो चाहे तो कंप्लेंट पे ले ले, वो चाहे तो पुलिस रिपोर्ट पे ले ले, वो चाहे अपनी नॉलेज पे ले ले, वो चाहे तो पुलिस रिपोर्ट के आने के बाद फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन 156(3) पे ऑर्डर कर दे।
ठीक है. सो बाय दिस टाइम यू शुड रियलाइज कि मैजिस्ट्रेट इज इन नो वे बाउंड बाय एनीवन्स ओपिनियन. उसके पास बहुत एवेन्यूज ओपन है. वो पुलिस चार्जशीट भेजती है तो चाहे वो एक्सेप्ट कर ले चार्जशीट को, चाहे वो रिजेक्ट कर दे फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस. वो पुलिस ऑफिसर का ओपिनियन नहीं चेंज कर सकता. वो एग्जीक्यूटिव को ये नहीं कह सकता कि आप मेरे हिसाब से चार्जशीट फाइल करो या मेरे हिसाब से ओपिनियन दो. ये नहीं करेगा क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव डोमिनियन है. पर मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, वो खुद का अपने जुडिशियल डिस्कशन एक्सरसाइज कर ले और बोल दे कि नहीं मेरे हिसाब से ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसा कि उसे लगता है. चार्जशीट भेजी, पुलिस मैजिस्ट्रेट कैन एक्सेप्ट एंड कैन इश्यू प्रोसेस और आगे ट्रायल तक ले जाए. फाइनल रिपोर्ट भेजी, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं पुलिस सही कह रही है, क्लोज कर दे प्रोसीडिंग. इन्हीं दोनों सिचुएशन में ये ठीक इसका उल्टा भी कर सकता है. अब मान लीजिए फाइनल रिपोर्ट भेजी, कंप्लेंट भी थी साथ में, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले लिया, पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर नहीं किया, उसने कहा ठीक है आपके हिसाब से कोई ऑफेंस नहीं हुआ, आई एम एक्सेप्टिंग योर व्यू बट आई एम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन द सेम केस ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट दैट हैज बीन फाइल्ड बिफोर मी. उसी केस पे जो कंप्लेंट फाइल की है प्राइवेट पर्सन ने, उसी पे संज्ञान ले लिया. ऑलराइट, so this should be clear. The magistrate's की power of cognizance is in no way bound by this. अब इस पे केस लॉ कौन सा है जो मैं बता रहा हूँ, अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा है. फिर मेसर्स इंडिया कैरेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है. तो ये सारे केस लॉ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. एक और प्रोविजन जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि लेजिस्लेचर को भी पता है कि मैजिस्ट्रेट इज इन नो वे बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ पुलिस ऑफिसर. जब आप 169 पे जाते हैं, सेक्शन 169 ऑफ द सीआरपीसी, तो ये उन केसेस से डील करता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एविडेंस इज डेफिशिएंट. तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है, अगर उसको लगता है देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड फॉर सस्पिशन टू जस्टिफाई फॉरवर्डिंग द एक्यूज्ड टू द मैजिस्ट्रेट, वो उससे कहता है एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो विद और विदाउट श्योरिटीज as the officer may direct to appear, and if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of offence on a police report and try the accused to commit it for trial. वो बॉन्ड उससे एग्जीक्यूट करवाता है एक्यूज से कि अगर मैजिस्ट्रेट ने तुमको रिक्वायर किया तुम्हारा अपीयरेंस, तो यू हैव टू अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट. अब देखिए ये उस सिचुएशन में ये रिपोर्ट फाइल होती है, फाइनल रिपोर्ट फाइल होती है 169 रेड विद 173 सबसेक्शन 2. जब चार्जशीट फाइल होती है जहाँ पे लगता है एविडेंस सफिशिएंट है, तो वो किससे फाइल होती है, 170 रेड विद सेक्शन 170 रेड विद सेक्शन 173 सबसेक्शन 2. तो एविडेंस जब डिफिशिएंट होता है तो पुलिस वाला बॉन्ड क्यों, लेजिस्लेचर ने क्यों कहा कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाओ, कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो कॉग्निजेंस लेगा और जो ट्राई कर सकता है केस को या कमिट कर सकता है ट्रायल को, कमिटमेंट जब केस का होता है तो सेशंस कोर्ट में होता है. ठीक है, ये याद रखिएगा. जब भी कोर्ट वर्ड यूज करता है कमिट मतलब सेशंस कोर्ट को कमिट हो रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड रिक्वायर इसीलिए करवाया है क्योंकि लेजिस्लेचर को भी पता है द पुलिस ऑफ कि मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द पुलिस ऑफिसर. Magistrate can always disagree and come to his own findings and conclusions on the basis of the material filed before him. ठीक है, always know this. A magistrate is in no way bound by the opinion. अभी 169 से भी आपको वो एक additional reasoning मिल जाती है. पर अब हम एक सवाल पे आते हैं. सवाल ये है कि what will happen if the magistrate illegally refuses to take cognizance on a material which is sufficient to take cognizance. तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में आर्टिकल 14 कहता है कि अनकैनलाइज्ड डिस्क्रेशन किसी का नहीं हो सकता. जो इक्वालिटी बिफोर लॉज और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है. तो मेनका गांधी वाले केस में एक बात की गई थी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि अनकैनलाइज्ड डिस्क्रेशन किसी भी अथॉरिटी का अगर होता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. और मेनका गांधी था आर्टिकल 14, 19 और 21 पे, जिसको गोल्डन ट्रिनिटी भी कहा जाता है प्राइमरली. तो इसमें इस पॉइंट पे श्री AC अग्रवाल वर्सेस
रामकली का जजमेंट है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था, जिसमें द सुप्रीम कोर्ट सेज कि जो जब मटेरियल इतना सफिशिएंट हो कि कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी इसी कंक्लूजन पे आएगी कि यस वी मस्ट टेक कॉग्निजेंस, और तब वहां पे मैजिस्ट्रेट इलीगली मना कर देता है मैं कॉग्निजेंस नहीं लूंगा, तो जो शब्द है ना मे टेक कॉग्निजेंस, उसको मस्ट रीड किया जाना चाहिए, मस्ट टेक कॉग्निजेंस। जनरली मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड, तभी लेजिस्लेचर ने लिखा है may take cognizance of any offense under 190, may take cognizance of any offense under 190 का ये पार्ट मार्क कर लीजिएगा। इसी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब मटेरियल इतना सफिशिएंट है, ऐसे केस में मे को मस्ट रीड किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग मैजिस्ट्रेट को अनकैनलाइज्ड डिस्क्रेशन दे रहे हैं, और तब ये सेक्शन विल बी फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। और आपको पता है अगर कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब क्या होगा, इट विल बी स्ट्रक डाउन, वॉइड हो जाएगा, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तभी सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनियसली कंस्ट्रू करने के लिए जहां पे मटेरियल सफिशिएंट है, जहां पे कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से इसी कंक्लूजन पे आएगी कॉग्निजेंस लेना चाहिए, तो मे को मस्ट रीड किया जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मैजिस्ट्रेट ये रीड कर ले कि यहाँ पे तो मे टेक कॉग्निजेंस लिखा है, मैं किसी से भी बाउंड नहीं हूँ तो मैं अपनी मन मर्जी करूँ। मैं क्या कहते हैं, हो सकता है अक्यूज ने सच में क्राइम किया, अक्यूज ने मैजिस्ट्रेट को पैसा दे दिया कि डोंट टेक कॉग्निजेंस, तो आगे कुछ होगा ही नहीं, तो पता चला मैजिस्ट्रेट साहब सिर्फ करप्शन कर रहे हैं और किसी भी विक्टिम को जस्टिस नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा। तो प्रोसीजरल लॉ का पर्पस क्या है, टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल बाय बैलेंसिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड विद द राइट्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि यहाँ पे मे टेक कॉग्निजेंस को, यहाँ पे मटेरियल इज सफिशिएंट, इट शुड बी रीड एज मस्ट टेक कॉग्निजेंस। अच्छा, कौन कौन से मटेरियल को वो रेफर कर सकता है, मैजिस्ट्रेट हो सकता है केस डायरी को रेफर करे, हो सकता है कंप्लेंट को रेफर करे, वो 161 के स्टेटमेंट को भी रेफर कर सकता है, 164 के स्टेटमेंट ऑफ द सीआरपीसी को भी रेफर कर सकता है, इस कंक्लूजन में आने के लिए कि ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ है। ये देखिए जुडिशियल फंक्शन है, वो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं करता, वो मटेरियल को प्राइमा फेसाई मतलब फेस वैल्यू पे, प्रथम दृष्टया, मतलब आप जब भी कोई बुक देखते हैं, आप ऊपर पढ़ाई करते हैं, अब ऊपर आपने सेक्शन पढ़ लिया कि हाँ, तो आपने प्राइमा फेसाई पढ़ा है, उसकी डिटेल में नहीं गए, एविडेंस आपने नहीं डिटरमाइन किया है, आपने ये नहीं डिटरमाइन किया है कि 164 के स्टेटमेंट कितने सही हैं कितने गलत हैं, आपने बस उसको देखा, और उसको देखने के बाद अगर आप इस कंक्लूजन पे आते हैं कि यस मुझे लगता है प्राइमा फेसाई एन ऑफेंस हैज बीन टेकन एंड अ ट्रायल शुड बी हेल्ड, तो आप कॉग्निजेंस ले लीजिए, ऑलराइट। इन दैट सिचुएशन यू कैन टेक द कॉग्निजेंस। उसके लिए मैजिस्ट्रेट कैन रेफर टू एनी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दैट हैज बीन फाइल्ड बिफोर हिम। अगर मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट है तो केस डायरी, 161 164 के स्टेटमेंट्स या दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं जो साथ में फाइल होती हैं ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई ऑन, हैं रिपोर्ट्स, एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, वो सारा वो रेफर कर सकता है टू कम ऑन एन यूनानिमस कंक्लूजन। वो एप्रिशिएट नहीं करेगा, एप्रिशिएशन का मतलब है कि वो क्रेडिबिलिटी नहीं डिटरमाइन करेगा कि इस पर कितना रिलायंस करना चाहिए, क्योंकि वो तो ट्रायल का इशू है ना, ये सब चीज़ें ट्रायल पे देखी जाती हैं कि इसमें इनकन्सिस्टेंसी है या नहीं, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, या ये यहाँ पे तो विटनेस कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा है, या तो ये विटनेस करप्ट है, इसने ब्राइब एक्सेप्ट की है, ये सारी बातें नहीं इंक्वायर की जाती कॉग्निजेंस में। कॉग्निजेंस पे मटेरियल को फेस वैल्यू पे देखा जाता है ना। ऐसे मान लीजिए जब आप कोई बिल्डिंग को इंक्वायर करते हैं, तो बिल्डिंग को इंक्वायर आप कैसे करते हैं, आप फेस वैल्यू पे देखते हैं। फेस वैल्यू पे आपने मान लीजिए कोई चीज़ देखी, और उसके बाद आप इस कंक्लूजन पे मान लीजिए पहुंचते हैं कि जो बिल्डिंग है वो अच्छी बहुत लग रही है, बाहर से बहुत अच्छी दिख रही है, एंड आई शुड बाय इट। ये तो आपने प्राइमा फेसाई देखना कहा जाएगा, ये आपने ऊपर देखा है। अब जब आप बिल्डिंग के अंदर का मटेरियल देखते हैं कि बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग है, इसकी फाउंडेशन कितनी डीप है, जो फाउंडेशनल वॉल्स हैं या जो पिलर्स हैं जो फाउंडेशन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं,
उसमें किस तरीके का मटेरियल यूज़ हुआ है, क्या वो प्रॉपरली लगाया गया है या नहीं, या जो वायरिंग हुई है इलेक्ट्रिसिटी की वो प्रॉपर है या नहीं। तो ऐसे केस में ये एक डिटेल्ड इंक्वायरी है, ये एक डिटेल्ड, ये मैटर लॉ में कहा जाएगा कि जब आप इतना डिटेल में कोई चीज़ इंक्वायर करते हैं ना, तो ये ट्रायल का मैटर है। सो द मैजिस्ट्रेट, ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया है एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल का, ये लीगल एग्जाम्पल नहीं है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या अज्यूम किया जाएगा, ऐसी सिचुएशन में ये अज्यूम किया जाएगा कि जो जितना भी मटेरियल जो आपके पास आया है उस पर आप फुल ऑन डिटेल्ड ट्रायल नहीं हेल्ड करेंगे, आप अप्रिसिएशन नहीं करने लगेंगे। व्हाट यू विल डू इज सिंपली इंक्वायर, आप सिंपली इंक्वायर करेंगे, मतलब प्राइमा फेसा आप उसको देखेंगे कि हाँ केस बन रहा है ठीक है। आप ये नहीं देखेंगे कि वो इतना एविडेंस है कि अक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है या नहीं, या इतना एविडेंस है कि उसको अक्विट किया जा सकता है तो मुझे नहीं कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। सो दैट इज नॉट, ये काम नहीं करेंगे आप, प्राइमा फेसा ही देखेंगे, प्राइमा फेसा ही ऊपर देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और उसके लिए वॉट एवर मटीरियल इज फाइल्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट ही कैन रेफर टू दैट, ठीक है। तो जो ऐसे केस में अजय कुमार परमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट है, 27 सितंबर 2012 को ये डिसाइड हुआ था। इसमें लिखा है कि एट दिस स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज इम्परमिसिबल, द मैजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू वे द एविडेंस एंड बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द केस। क्योंकि ऑब्वियसली कॉग्निजेंस की पावर, ट्रायल की पावर तो है नहीं। अब हो सकता है मैजिस्ट्रेट ने मर्डर केस में कॉग्निजेंस लिया हो तो उसको ट्राई कौन करेगा, सेशंस जज। अगर हम यहाँ पे मिनी ट्रायल होल्ड करने लगा मैजिस्ट्रेट तो एक तरीके से कोर्ट डिफीट हो जाएगा। कोर्ट कहता है, सीआरपीसी कहती है कि सेशन जज ट्राई करेगा, पता चला मैजिस्ट्रेट साहब ही कॉग्निजेंस स्टेज पे ट्राई कर रहे हैं। नहीं, ये इसीलिए इम्परमिसिबल है, यू हैव टू सी इट प्राइमा फेसा ओनली, ऑलराइट। कोर्ट के अंदर कई जगह आप डिफरेंस देखेंगे, कॉग्निजेंस की पावर और ट्रायल की पावर अलग अलग है। मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस बट ही माइट नॉट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच ऑफेंस, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है वो ट्रायल ना हो, ट्रायल हो सकता है सेशन जज करे। तो प्रोटेस्ट पिटीशन पे भी एक लॉ है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। पॉपुलर मुथैया वर्सेस स्टेट का है ये, रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर, 4 जुलाई 2006 को ये डिसाइड हुआ था। Magistrate in the matter of issuance of process or taking cognizance depends on the existence of conditions precedent thereof. The magistrate has jurisdiction in the event a final form is filed. First, to accept the final form. Final form किस चीज का? पुलिस रिपोर्ट का. In the event protest petition is filed, to treat the same as complaint petition and if the prima facie case is made out to issue process. अगर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइनल रिपोर्ट पे फाइल की गई है, मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट देखता है और उसको लगता है कि हाँ कि पुलिस रिपोर्ट में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि सफिशिएंट एविडेंस है, पर कंप्लेंट पे दिख रहा है, प्रोटेस्ट पिटीशन पे दिख रहा है, तो सीधे प्रोटेस्ट पिटीशन पे उसने कॉग्निजेंस लिया और प्रोसेस इशू कर दिया। एक और सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में सारे अक्यूज्ड जिन पे एफआईआर का एलिगेशन, एफआईआर में उनके खिलाफ क्राइम एलेज किया गया था, मान लीजिए 4 अक्यूज के खिलाफ क्राइम एलेज किया गया है और चार्जशीट से 2 अक्यूज के खिलाफ फाइल की गई है। तो हालांकि मैजिस्ट्रेट के पास कई एवेन्यूज ओपन है कि वो आगे इंक्वायरी या ट्रायल की स्टेज में 319 में ले ले, 319 में उन 2 अक्यूज को भी रोप इन कर ले अगर उसको लगता है कि ऑफेंस हुआ है। पर वो 319 का मैटर है, वो हम बाद में डील करेंगे कि वो कैसे यूज होता है और कैसे यूज नहीं होता। लेकिन कॉग्निजेंस की स्टेज पे क्या करेंगे? तो कॉग्निजेंस की स्टेज पे जो व्यक्ति प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर रहा है वो कह दे कि नहीं, इन चारों के खिलाफ आप लीजिए, ये मेरा कंप्लेंट है, ये मेरे विटनेसेस हैं और आप प्लीज इस पे संज्ञान लीजिए और इन 2 के खिलाफ ही नहीं, चारों के खिलाफ परस्यू करिए प्रोसेस और उनको ट्रायल पे लाइए। तो मैजिस्ट्रेट ऐसे केस में भी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकता है। चौथा काम क्या करेगा? वो सीधे फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी डायरेक्ट कर सकता है। हो सकता है इनमें से कुछ भी ना करे, वो कहे कि सिर्फ 2 ही लोग के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुए, एफआईआर में तो 4 लोग का मेंशन था, 156(3) का ऑर्डर दे रहा हूँ, जाओ फर्दर इन्वेस्टिगेट करो और मटेरियल कलेक्ट करके लाओ। ऑलराइट,
तो ये कुछ इश्यूज होते हैं। अब RR4 में भी, RR4 वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी यही पॉइंट हेल्ड किया कि व्हाट इज टेकिंग कॉग्निजेंस इज नॉट डिफाइंड बाय सीआरपीसी। तो जज ने कहा कि कॉग्निजेंस लेने के लिए बस इतना दिखना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट हैज अप्लाइड हिज माइंड टू द कंटेंट्स ऑफ द पिटीशन, इतना देखना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर वे एज इंडिकेटेड इन द सब्सिक्वेंट प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। चाहे वो क्या कहते हैं 200 का हो, चाहे वो आपका ट्रायल के पर्पस के लिए हो, चाहे वो इशूइंग ऑफ प्रोसेस के लिए हो अंडर 204। इतनी ही चीज देखने की जरूरत है, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हाउ विल यू डिसाइड कि मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है? वेरी सिंपली वो उसके कंडक्ट से दिख जाएगा, फैक्टर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से दिख जाएगा। अगर मैजिस्ट्रेट ने सीधे प्रोसेस इशू कर दिया जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, तो इसका मतलब उसने संज्ञान ले लिया। अगर वो कंप्लेंट पे हियरिंग करना शुरू कर देता है, वो कंप्लेंट पे जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हुआ है उसके लिए वो बुलाता है, कहता है कि हाँ अपने विटनेसेस को लेके लाओ, उनको एक ओथ पे एग्जामिन करना शुरू कर देता है, तो ये मान लिया जाता है कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। क्योंकि सेक्शन 200 में जब मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट के प्रोसीजर में चलना शुरू कर देता है तो मैजिस्ट्रेट इज डीम्ड टू हैव टेकन कॉग्निजेंस। इनफैक्ट सेक्शन 200 का अगर फर्स्ट वर्ड अगर आप देखेंगे, फर्स्ट लाइन देखेंगे, तो उसमें लिखा है मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। इसका मतलब मैजिस्ट्रेट इज ऑलरेडी हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट जब वो 200 के प्रोसीजर से सब्सक्राइब करता है। जब 200 का प्रोसीजर फॉलो करने लगेगा तो इसका मतलब है कि मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट में संज्ञान ले लिया है, कोई फॉर्मल ऑर्डर की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो कंप्लेंट पे तो मैं आऊँगा जब कॉग्निजेंस खत्म हो जाएगा। आज के का इशू सिर्फ कॉग्निजेंस ही है, सो विल फर्स्ट डील विद दैट। अब कल भी मैं बता चुका हूँ, आज भी बताऊंगा एट द रिस्क ऑफ रीइटरेशन कि नोटिस जब आप इन्फॉर्मेंट को देते, कि जब आप मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड कर लेता है कि कॉग्निजेंस नहीं लेना है, कि आई डोंट थिंक दैट द मटेरियल इज सफिशिएंट टू टेक कॉग्निजेंस, देन ही इज बाउंड टू इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट ऑफ द ऑफेंस कि वो संज्ञान नहीं लेगा। I provided with you the case law regarding this yesterday only. अब ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में स्ट्रिक्टली नहीं अप्लाई करता है। लोकस स्टैंडाई क्या होता है? लोकस स्टैंडाई एक डॉक्ट्रिन है कि हाउ इज योर इंटरेस्ट रिलेटेड टू दिस केस। अब मान लीजिए आपके घर का कोई इशू है कि आपके घर में दीवार बनानी है। अब आपका पड़ोसी आपके घर में घुसने लगे और बोले कि नहीं ये दीवार ऐसे नहीं बनाओ, ये दीवार ऐसे बनाओ, ये डिज़ाइन अच्छी है। आप बोलो नहीं हम अपने हिसाब से बनाएंगे। वो इंटरफियर करने लगे, वो लड़ने लगे कि नहीं दीवार ऐसे ही बनानी चाहिए। तो आप बोलो कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आपका इंटरेस्ट इसमें क्या जुड़ा हुआ है? हमारा घर है, हमारी दीवार है, हमारा इंटरेस्ट है, हम डिसाइड करेंगे कैसे करना है। तो वही कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई होता है। तो जनरली कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई उसमें नहीं अप्लाई करता क्रिमिनल ट्रायल में। ये रजिस्ट्रेशन दे रहा हूँ, लोकस स्टैंडाई की डेफिनेशन ये घर वाला एग्जाम्पल नहीं होता, ये इलस्ट्रेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि लोकस स्टैंडाई में ये देखा जाता है कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन द केस, व्हाट राइट ऑफ योर्स हैज बीन वायलेटेड दैट यू आर डिमांडिंग रिलीफ बाय द कोर्ट। लोकस स्टैंडाई का लिटरली अगर आप मतलब देखेंगे तो राइट टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट, क्यों कोर्ट में आप आए, व्हाई आर यू स्टैंडिंग बिफोर द कोर्ट, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। ठीक है, ये कई जगह पे मटेरियल हो जाता है, सिविल केसेस में बहुत मटेरियल होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई का जो रूल होता है सिविल केसेस में इज वेरी मटेरियल, क्रिमिनल प्रोसीजर में नॉट सो मच। इसीलिए एफआईआर में इन्फॉर्मेंट शब्द का यूज किया गया है, ना कि विक्टिम का। वहाँ पे विक्टिम शब्द का नहीं, विक्टिम इन्फॉर्मेंट हो सकता है पर जरूरी नहीं। मान लीजिए आपने किसी का मर्डर होते हुए देखा, आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो क्या पुलिस ये बोलेगी कि नहीं आप तो विक्टिम है नहीं, आपको क्या दिक्कत है, उसने उसका मर्डर किया, उसके घर वाले करे या वो करे? नो, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई इज नॉट स्ट्रिक्टली अप्लाई, स्ट्रिक्टली नहीं अप्लाई करता। ऑलराइट, ये छोटा सा पॉइंट समझाने के लिए बहुत ज़रूरी था। अब सीधे आ जाता हूँ मैं 191 पे सीआरपीसी पे, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड। When the magistrate take cognizance of an offence under clause C of subsection 1 of 190, the accused shall before any evidence is taken, accused shall, ये mandatory provision है, ये ध्यान रख लीजिएगा। भाई कब अप्लाई करता है? जब क्लॉज सी में संज्ञान लिया गया है, अपनी ओन इन्फॉर्मेशन पे या किसी और दूसरे पर्सन की इन्फॉर्मेशन पे। 190 के क्लॉज सी पे ये प्रोविजन अप्लाई होगा। द अक्यूज्ड शैल बिफोर एविडेंस इज टेकन,
मतलब बिफोर किसका एविडेंस, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का एविडेंस आने से पहले, प्रोसिक्यूशन का जब एग्जामिनेशन इन चीफ होने वाला है या प्रेजेंट होने वाला है, उससे पहले उसे इन्फॉर्म किया जाएगा, या उससे भी पहले अगर कर सकता है मैजिस्ट्रेट तो inform that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate. And if the accused or any of the accused, if there are more than one, objects to further proceeding, objection देते हैं, before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by CJM in this behalf. अगर मान लीजिए इस प्रोसीजर से इस राइट को इन्फॉर्म नहीं किया अक्यूज्ड का, if the magistrate decides that I will not inform the accused of his right और उसने पर्सनल नॉलेज पे किसी को ट्राई करने लगा है, तो ऐसे में इनक्योरेबल इरेगुलरिटी है and it will not be cured by the virtue of section 465. 465 उसे क्योर नहीं कर पाएगा, क्योरेबल इरेगुलरिटीज का पॉइंट है ये सब, ये हम लोग लास्ट में आएंगे when we are done. अभी के लिए जान लीजिए, जैसे ऐसे मैं कोड में सेक्शन बताता चलूँगा, मैं बताता चलूँगा ये क्योर हो सकता है या नहीं, या क्या क्योर नहीं हो सकता. तो दिस इज एन इरेगुलरिटी विच कैन नॉट बी क्योर्ड. अब इसकी दो रीजनिंग आप सुन लीजिए. पहली रीजनिंग क्या है, नेमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज. अपने ही केस में खुद ही जज नहीं हो सकते आप. अपने केस में जज होने का मतलब है कि आप बायस्ड रहोगे. ऑलरेडी कंक्लूजन तो तब मान लीजिए आपने एफआईआर फाइल की और आप ही को जज बना दिया जाए उसी के केस में, तो अक्यूज का कन्विक्शन 100% है ना, आप उसे अक्विट तो करोगे नहीं. फिर दूसरा मैगजीन क्या है, नेमो पोटेस्ट एसे साइमल एक्टर एट जूडेक्स, नो मैन कैन बी एट वंस अ जज एंड अ सूटर. ये दो मैगजीन है जो सेक्शन 191 में इनकॉर्पोरेटेड है. ठीक है, दे वर्क आउट थ्रू आउट द कोर्ट, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया. ये इरेगुलरिटी अगर मैजिस्ट्रेट ने इन्फॉर्म नहीं किया, इफ ही डजंट कंप्लाई विद 191 और ट्रायल में कन्विक्शन कर देता है, तो ऐसे केस में ट्रायल विल बी विशिएटेड. ध्यान रखिएगा. ऑलराइट, तो क्योंकि ये बहुत सीवियर एरर है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन. याद रखिएगा. अब 193 में एक बात है सेक्शन, ये नेक्स्ट कंसेप्चुअल टॉपिक है. 192 प्रोसीजरल मैटर है, तो यू कैन रेफर इट बाय योरसेल्फ, उसमें कुछ है नहीं सब्सटेंस. 193 में लिखा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस. कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान नहीं लेगा of any offense as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by the magistrate under this code. तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली संज्ञान नहीं ले सकता एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड. वो कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 199 में प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंप्लेंट पे सेशन जज संज्ञान ले सकता है डायरेक्टली, लेकिन जनरली नहीं ले सकता. अब इसमें ना दो केसेस में कन्फ्लिक्ट था, रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कन्फ्लिक्ट था. कन्फ्लिक्ट किस बात पे था 193 में, छोटी सी बात है, इसमें आपको ये एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो 193 में जो बात कही गई है कि सेशन जज कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, तो मान लीजिए मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है और केस कमिट कर देता है. अभी सेशन जज ने इंक्वायरी भी नहीं की है, ट्रायल भी नहीं किया है, इंक्वायरी भी नहीं शुरू हुई है, सिर्फ केस सीधे कमिट हुआ है, सिर्फ मैजिस्ट्रेट सेशन जज के पास कमिट हुआ है, डाला गया है कि हाँ भाई सेशन जज के पास सबमिट कर दो. तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए एफआईआर में 10 अक्यूज थे, चार्जशीट सिर्फ 4 लोगों की है. ऑलराइट, चार्जशीट 4 लोगों के लिए दी गई है. मैजिस्ट्रेट ने चार्जशीट एक्सेप्ट कर लिया और संज्ञान ले लिया, तो क्या सेशंस जज उन 6 लोगों को जो चार्जशीट में नहीं है और मटेरियल में दिख रहा है कि दे आर देयर, क्या वो 193 में उनको लेके कॉग्निजेंस लेके रोपिन कर सकता है? क्योंकि देखिए 319 की एप्लीकेबिलिटी के लिए इंक्वायरी या ट्रायल होना जरूरी है. अब यहाँ पे ना इंक्वायरी हुई है ना ट्रायल हुआ है, सिर्फ कमिटल हुआ है, सबमिट हुआ है केस. अभी सेशन जज ने कुछ भी नहीं किया उस केस पे, मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, कमिट कर दिया, सबमिट कर दिया केस. कमिटल को अभी सबमिशन की तरह समझिए.
वैसे है नहीं वो, लेकिन मैं आपकी लेमन की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, सबमिट कर दिया केस टू सेशन जज। अब क्या 193 के पर्पस से वो उनको भी समन कर सकता है जिनको पुलिस रिपोर्ट में जिनका एफआईआर में नाम है पर पुलिस रिपोर्ट में वो शामिल नहीं किए गए, या पुलिस रिपोर्ट ने उन 6 लोगों के खिलाफ, मेरे एग्जाम्पल के पर्पस के लिए 10 में से उन 6 लोगों के खिलाफ बोला कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हीं 4 लोगों ने किया है, क्या उनको भी समन कर सकता है? तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट में, जो धर्मपाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में 2013 में डिसाइड हुआ था, उसमें किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट को अप्रूव करते हुए बोला है कि हाँ वो कर सकता है। और उसमें लिखा है कि in that view of matter we have no hesitation in agreeing with the views expressed in Kishan Singh case that the Sessions Court has jurisdiction on committal of a case to it to take cognizance of offences of persons not named as offenders but whose complicity in the case would be evident from the materials on record। ठीक है, तो ये एक एकेडमिक और प्रैक्टिकल पॉइंट था जो मुझे आपसे डील करना था, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। आई डोंट थिंक अगर कोई थियोरेटिकल स्टेट की तैयारी कर रहा है तो उसके ये पेपर में आएगा। ही नीड नॉट वरी अबाउट दीज प्रोविजंस। ठीक है, मैंने आपको केस बता दिया। नेक्स्ट वी कम ऑन 195। और 195 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। Prosecution for contempt of lawful authority of public servant for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence. No court shall take cognizance। बार किस पे है? संज्ञान पे है। cognizance पे बार है। The first thing आपको इस सेक्शन में लिखना है, there is a bar to taking cognizance first। A कहता है, क्लॉज ए कहता है सबसेक्शन 1 का ऑफ 195, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर 172 टू 188 आईपीसी का ऑल इंक्लूसिव, किसी भी अबेटमेंट या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रिलेटिंग टू सच ऑफेंस एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट कंसर्न और सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू whom is एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट। ठीक है, ये फर्स्ट है। अब मान लीजिए 174 में समन दिया गया है, पुलिस ऑफिसर ने बोला कि मेरे पास आ जाओ। समन नहीं देता, वो रिक्विजिशन देता है कि अपीयर बिफोर मी। अगर आप नहीं अपीयर करोगे एंड आई थिंक यू आर अक्वेंटेड विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, तो 161 का जो ऑर्डर होता है उसको 174 आईपीसी से रीड किया जाता है। अगर आप नहीं अपीयर करोगे तो मैं 174 में सीआरपीसी में कंप्लेन कर सकता हूँ आपके लिए जज से। तो मान लीजिए आप नहीं अपीयर करते, नहीं आते हैं, तो पुलिस ऑफिसर ऑब्वियसली उस बात के लिए अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्शन 41 में कहीं नहीं लिखा है कि आप विटनेस को इस बात के लिए अरेस्ट कर लेंगे। ऑलराइट, अगर ऐसा विटनेस अक्यूज्ड होता है तो आप अरेस्ट कर सकते हो। if the witness happen to be accused as well, then you can arrest। But at the same time, if he is merely a witness acquainted with the fact and circumstances of the case, then the police officer cannot arrest him, neither he can lodge an FIR in this case। ऑलराइट, ऐसे केस में उसको क्या करना है? ऐसे केस में उसको 174 अगर उसके खिलाफ यूज करना है तो पुलिस ऑफिसर के केस में 1 महीने की सजा हो सकती है। तो उसको कोर्ट को कंप्लेंट करनी होगी राइटिंग में। अगर मान लीजिए हमारे पर्पस के लिए ये पुलिस वाला जिसने बुलाया था वो था ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एसएचओ था, तो क्या लिखा है कि या तो वो खुद करे, या तो एसएचओ खुद करे जिसने बुलाया था, जिसके ऑर्डर का वायलेशन हुआ, या तो उसका सुपीरियर कर दे। उसका सुपीरियर कौन हो सकता है? अब इसका सुपीरियर आपका वो भी हो सकता है, क्या कहते हैं, एसपी कंसर्न, या दिल्ली में डीसीपी भी ये कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि जो एसएचओ है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट किसका है? स्टेट्स में एसपी का, और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जैसे दिल्ली है वहाँ पे किसका? डीसीपी का। ऑलराइट, तो वो भी कंप्लेन कर सकता है। अच्छा, एक सवाल ये आप उठा सकते हो कि
एक बात बताइए कि 174 पे एफआईआर क्यों नहीं हो सकती, है ना? तो वेरी सिंपल, अगर आप टेबल पलट के देखोगे सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है 174 इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो टेबल का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको टेबल का ध्यान रखना है, अलग से पढ़ना नहीं ठीक लग रहा, तो आप यूनिवर्सल की आईपीसी खरीद लीजिए, तो वो आपको नीचे ही बता देगी कि ये कंपाउंडेबल है या नहीं, बेलेबल है या नहीं, कॉग्निजेबल है या नहीं, तो ये सारा वो बताती रहेगी, ठीक है? वरना आप सीआरपीसी के पीछे जो फर्स्ट शेड्यूल में जो टेबल दी गई है, आप उसी को रेफर कर सकते हैं एंड यू विल कम टू अ कंक्लूजन दैट इट इज अ नॉन कॉग्निजेबल केस, ठीक है? कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज अ नॉन कॉग्निजेबल केस। फिर बी पे जाते हैं। अब बी पे किसकी बात कर रहा है? ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड 193 टू 196। ये किस चीज से डील करते हैं? ये फॉल्स एविडेंस से डील करते हैं। फिर 199, 200, 205, 211 एंड 228। 228 बाय द वे कंटेम्प्ट है, जो सबऑर्डिनेट कोड के फेस पे दिया गया है। कंटेम्प्ट दो सेक्शन से डील हो सकता है। एक तो ये है, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से है, और एक कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर आईपीसी है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट इज मच वाइडर इन स्कोप देन ऑल ऑफ दीज प्रोविजंस, ठीक है? फिर नेक्स्ट चीज पे आता हूं, ऑफ एनी ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन 463। 463 क्या है? एपीसी का फॉर्जरी का। ये 471, 475, 470 सारे फॉर्जरी और मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट से रिलेट करते हैं। When such offense is alleged to have been committed in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in any court, document produced or given in evidence को मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। अब इस पे भी वही बात है, क्लॉज बी में भी ये बात है कि कंप्लेंट इन जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी और या किसी अबेटमेंट को इंक्वायर नहीं करेगा एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट इन राइटिंग of that court or by such officer of the court as court may authorize in writing। या जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कभी कभी रजिस्ट्रार जनरल को एम्पावर कर देता है कि जब ऐसा मैटर हो तो रजिस्ट्रार जनरल कंप्लेंट करेगा ऑफिशियल। हाई कोर्ट का जज अपनी पर्सनल क्या कहते हैं कोर्ट की कैपेसिटी में नहीं करता है, रादर दे ऑर्डर द रजिस्ट्रार जनरल टू डू सच अ थिंग कभी कभी, बट मैंडेटरी नहीं है। वो ऑथराइज भी कर सकते हैं या तो वो खुद भी कर सकते हैं। Court may authorize in writing in this behalf or some other court to which that court is subordinate। ये superior court भी कर सकता है। अब इसको आप किससे रीड करेंगे? 195 का प्रोविजन जो है वो सेक्शन 340 सीआरपीसी से रीड किया जाता है। 340 सीआरपीसी टू 351, ये लिख लीजिएगा बगल में। जो क्लॉज बी है ऑफ 195 इज टू बी रेड विद सेक्शन 340 to 351 of the CRPC। तो वो अभी 351 हमारे पर्पस के लिए रेलेवेंट नहीं है, बस आपके एकेडमिक पर्पस के लिए मैंने बता दिया। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों इतना बार है? ऑब्जेक्ट इतना ये है कि पब्लिक सर्वेंट्स और कोर्ट्स आर द बेस्ट गार्ड्स टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ देमसेल्व्स। अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए दे आर वेरी केपेबल। वो प्राइवेट कंप्लेंट को अलाउ नहीं कर सकते कि वो स्पोर्ट ऑफ प्राइवेट पैशन बन जाए। कि मान लीजिए कोर्ट की डिग्निटी, कोर्ट को कुछ नहीं ऑफेंस हो रहा है, प्राइवेट पार्टी उस पे केस किए पड़े, क्योंकि प्राइवेट पार्टी को तो वेंजेंस एक्सेप्ट करना है ना, उसको तो वेंजेंस एक्वायर करना है। तो वो हो सकता है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, पब्लिक सर्वेंट की जो अथॉरिटी है, वो एक स्पोर्ट ऑफ प्राइवेट पैशन बन जाए दोनों पार्टीज के बीच। तो लेजिस्लेचर ने क्या किया कि ये अथॉरिटी उन लोग से ले ही, उन्होंने सीधे बोल दिया कि इन केसेस पे संज्ञान कोर्ट तभी ले सकता है जब पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट की हो, या कोई अगर फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड है या फॉर्जरी से रिलेटेड है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड और गिवन इन एविडेंस इनसाइड अ कोर्ट और प्रोसीडिंग जो फॉर्ज्ड है, तो इसमें कोर्ट कंप्लेंट करे। ऑलराइट, इस पॉइंट पे लेजिस्लेचर ने इसको प्राइवेट पैशन पार्टीज के बीच का मैटर नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट अपनी अथॉरिटी को बचाने में सक्षम है
उनको अगर लगता है कि करना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में तो वो करें, अगर उनको नहीं लगता है तो ना करें। ऑल राइट। एक पर्पस के लिए मैं 340 का एक पार्ट पढ़ता हूँ जो रेलेवेंट होगा इस केस के लिए, उससे ज़्यादा कुछ रेलेवेंट है नहीं उसमें, मतलब है तो रेलेवेंट वो पूरा, लेकिन वो अभी हमारे पर्पस के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो देखिए, जब भी कंप्लेंट करेगा ना कोर्ट, तो कोर्ट को एक ओपिनियन दिखाना होगा दैट इट्स एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। 340 में लिखा है इट इज एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो आप 195 के बी में लिख लीजिए, कंप्लेंट तभी होगी व्हेन द कोर्ट फॉर्म्स एन ओपिनियन कि ऐसी कंप्लेंट करना इज एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जरूरी है न्याय के लिए। ऑलराइट, ओनली इन दैट सिचुएशन ही विल मेक सच अ कंप्लेंट। अब इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा में यह पॉइंट हेल्ड हुआ था कि पहली बात तो कोर्ट जब कंप्लेंट करे तो दे हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि ऐसा ऑफेंस भी किया गया है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर करता है, क्योंकि जस्टिस इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनी सिविलाइज सोसाइटी या एनी प्रोसीजर ऑफ लॉ। अगर कोई लॉ इनजस्टिस करता है तो दैट लॉ इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो कोर्ट ने एक पॉइंट बोला इस केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था, उन्होंने बोला कि अगर ऑफेंस हुआ है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं फॉर्जरी के लिए, जो फॉल्स एविडेंस हो सकते हैं, वो वैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कस्टोडियल एजेस हो, मतलब कोर्ट की कस्टडी में हो। तभी मैंने आपको ये पॉइंट मार्क करवाया था कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड और गिवन इन एविडेंस इन प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, ये कब काम करेगा, 195 रेड विद 340 कब काम कर सकता है। ए फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर रहा है, वो सोचता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, मैं कोर्ट में फॉल्सली प्रोड्यूस करूंगा आगे के दिनों में, जब ट्रायल हेल्ड हो रहा होगा तब मैं लाऊंगा। वो घर पे रखा है, इसको ए ने फॉर्ज करके रखा है। जो बी है, बी को पता है ये बात, तो एक एफआईआर इस पे करवाता है, लेट अस सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल करवा लेता है। अब वो जब करवा लेता है उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इस पे ग्राउंड ये उठता है कि 195 का कंप्लेंट का प्रोसीजर तो हुआ नहीं है, तो हाउ कैन यू टेक कॉग्निजेंस। तो मीनाक्षी मारवा में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो 195 का प्रोसीजर है रेड विद 340 एज रिगार्ड्स टू 195 सबसेक्शन 1B, जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट से रिलेट करते हैं, वो वहीं पे होगा जहां पे डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट कर दिया गया हो। अब ए ने तो ये डॉक्यूमेंट घर पे रखा था, तो 195 के प्रोसीजर को कंप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। उसने फॉर्ज डॉक्यूमेंट भले ही इस इंटेंशन से रखा हो कि वो कोर्ट में कल को फाइल करेगा, पर चूंकि कोर्ट में फाइल नहीं हुआ है तो 195 का बार नहीं लगता। ठीक है, आगे it would be a strained thinking that any offense involving a forgery of a document, if committed far outside the precincts of the court and long before its production of evidence in court, could also be treated as one affecting administration of justice merely because the document later reached the court records। ठीक है, कि अगर बाहर उसने डील किया गया है, वो फॉर्ज होकर अभी अंदर सबमिट नहीं होगा, तो बड़ी स्ट्रेन थिंकिंग हो जाएगी कि आप 195 का प्रोसीजर ही अप्लाई करना होगा, वरना आप नहीं कर सकते। ऑलराइट, 195 का प्रोसीजर सिर्फ तभी अप्लाई करेगा जब ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट हो। ये व्यू था सुरजीत सिंह के केस का, सॉरी सचिदानंद सिंह के केस का। सुरजीत सिंह से डिसएग्री किया था, इसको अप्रूव किया गया इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑफ 2005। इसमें कोर्ट यूनानिमसली ये हेल्ड करता है कि द ओपिनियन ऑफ सचिदानंद सिंह हैज बीन करेक्टली डिसाइडेड एंड द व्यू टेकन देयरइन इज द करेक्ट व्यू। Section 195 subsection B(2) of the CRPC would be attracted only when the offences enumerated in the said provisions have been committed with respect to a document after it has been produced or given in evidence in a proceeding in the court।
मतलब डॉक्यूमेंट कस्टोडिया लेजिस होना चाहिए। कस्टोडिया लेजिस का क्या मतलब होता है? इट इज लैटिन फॉर कस्टडी ऑफ लॉ, या लेमैन की लैंग्वेज में कोर्ट कस्टडी। ये शब्द ध्यान रखिएगा जो भी दिल्ली और बाकी स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं। कस्टोडिया लेजिस इज अ वेरी लीगल टर्म और ये अक्सर आता है। प्रोविजन ऑफ 195 मैंडेटरी है। कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है कि वो 195 को बाईपास कर दे। ऑलराइट, so always remember provision of 195 are mandatory and no court has jurisdiction to take the cognizance of any offense mentioned therein unless there is a complaint in writing as required by that section. It is a settled law that every incorrect or false statement does not make it incumbent upon court to order a prosecution, but only requires the court to exercise judicial discretion to order a prosecution only in larger interest of administration of justice. एम्बार्गो, हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, एम्बार्गो जो बार है किस चीज पे है? बार कॉग्निजेंस पे है, बार इन्वेस्टिगेशन पे नहीं है। अगर मान लीजिए आपने एफआईआर करवा दी और ऐसा ऑफेंस है फॉर्जरी का, वो कॉग्निजेबल है, भले ही वो बाद में प्रोड्यूस करना था कोर्ट में। अब जैसे मान लीजिए फॉर्ज्ड विल है, आप एक फॉर्ज्ड विल कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं। ऑलराइट, लेट अस सपोज you, not you, let us suppose A is about to produce a forged will inside a court. एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस पे तो एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन अभी मान लीजिए इसी केस में फॉर्ज्ड विल भी प्रोड्यूस कर रहा था और एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो उसने पर्पस ऑफ चीटिंग के लिए बनाया है वो भी प्रोड्यूस करना था उसे। ठीक है, तो ये कौन सा चीज है? ये ऑफेंस क्या है? ये ऑफेंस तो कॉग्निजेबल है। तो केस क्या माना जाएगा? केस माना जाएगा, केस विल बी कंसिडर्ड टू बी कॉग्निजेबल केस। पूरा केस देखा जाएगा कि कॉग्निजेबल केस है। इफ यू रिमेंबर 155 सबसेक्शन 4 जो कहता था कि चाहे जितने भी नॉन कॉग्निजेबल केस हो, अगर एक भी केस कॉग्निजेबल हो गया तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल केस। ऑलराइट, अब 467 के दो पैराज हैं। सेकंड पैरा में मान लीजिए अगर आप जाते हैं तो कॉग्निजेबल होता है, लेकिन मैं फर्स्ट पैरा पे ही डील कर रहा हूँ। एक पार्ट नॉन कॉग्निजेबल था और एक पार्ट कॉग्निजेबल था। ये मैंने इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए थोड़ा बनाया है जिससे आपका ना थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज होने लगे उन चैप्टर्स को लेके जो मैं डील कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इससे आपको थोड़ा थिंकिंग में भी मदद मिलेगी कि इसको ऐसे सोचना है, इसको ऐसे सोचना है। तो एक फॉर्ज विल भी प्रोड्यूस करने वाला था फर्स्ट पैरा ऑफ 461 में, जो नॉन कॉग्निजेबल होता, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता, और साथ में वो फॉर्जरी सेम ट्रांजैक्शन में फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग भी प्रोड्यूस करने वाला है उस केस में। तो वो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, चीट करने के लिए उसने वो डॉक्यूमेंट बनाया। तो ऐसे केस में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दिस केस? केस तो कॉग्निजेबल कहलाएगा, एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ध्यान रहे यहाँ पे बार जो है संज्ञान पे है 195 का, इन्वेस्टिगेशन पे नहीं है। सुपीरियर को आप लॉयर हो गए, ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि कोर्ट ने वो क्या कहते हैं पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कैसे किया। दिस ऑब्जेक्शन विल नॉट बी अलाउड टू बी रेज्ड। इफ रेज्ड इट विल बी सेट असाइड, इट इज ऑफ नो मटेरियल वैल्यू। चूंकि 195 का बार किस चीज पे है? कॉग्निजेंस पे। बेयर रीडिंग से ही पता चल जाता है। दिस इज वाज द, ये अक्सर लोगों पे कॉज ऑफ कंफ्यूजन रहता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी कंफ्यूजन हुआ था और आई थिंक केरला हाई कोर्ट को भी कंफ्यूजन हुआ था इस पॉइंट पे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही क्वाश कर दी थी इस पॉइंट पे। तो इस पे केस लॉ है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राज सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसने बहुत क्लैरिफाइड करके कहा है बेयर रीडिंग है, अगर आप कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जो बार है इन्वेस्टिगेशन पे नहीं है, बार सिर्फ कॉग्निजेंस पे है। ऑलराइट, तो दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। अब नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इशू। आपको कुछ इलस्ट्रेशन देता हूं। एक प्रेमिस है कंप्लेनेंट का, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट किसी पॉइंट पे कितना बड़ा कॉग्निजेंस के लिए क्या क्या मटेरियल वो देखेगा। एक कंप्लेनेंट है, उसके प्रेमिस में पुलिस ने सर्च की एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, और जब वो सर्च हो रही थी उसके कई दिनों तक, इनफैक्ट कई महीनों तक, कंप्लेनेंट ने कोई एफआईआर
या कोई कंप्लेंट पुलिस की या मैजिस्ट्रेट की बदतमीजी को लेके या इलीगैलिटीज को लेके फाइल नहीं की, तो मैं उसे कंप्लेनेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दिस पर्सन इज नाउ बिफोर द मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और उसने कंप्लेंट प्रेजेंट की है और कंप्लेंट में लिखा है कि एट द टाइम दे वर सर्चिंग माय हाउस, इन्होंने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की, abused her and outraged her modesty। तो मैजिस्ट्रेट जब इस केस में संज्ञान लेगा ना, तो वो सिर्फ कंप्लेंट ही को नहीं देखेगा, वो पूरा एविडेंस ऑन रिकॉर्ड देखेगा कि हाँ सर्च हुआ था, मटेरियल हुआ था, एंड देन और उसके बाद इसने इतना डिले किया कंप्लेंट फाइल करने में, एफआईआर क्यों नहीं फाइल की, ये सारा वो मटेरियल देखेगा। ही विल कंसिडर ऑल दिस मटेरियल, कोई डिटेल्ड इंक्वायरी नहीं करेगा, वो बस इतना देखेगा कि प्राइमा फेसे अगर मैं एलिगेशन मान लो इनके, तो क्या ऑफेंस बनता है? तो हमारे केस में ऑब्वियसली कॉग्निजेंस तो इसमें लेगा ही लेगा, इसमें कॉग्निजेंस ड्रॉप नहीं करेगा। अभी इसी केस में मान लीजिए अक्यूज्ड के घर पे गए पुलिस वाले, अक्यूज्ड के घर पे पुलिस वाले गए और उसके बाद उन्होंने कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं पाया। मान लीजिए ड्रग्स रिकवरी का केस है, किसी इन्फॉर्मर ने बताया कि जो ए है ना, ए के घर पे बहुत सारा कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग है। पुलिस वाले एफआईआर में क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कमर्शियल ये ड्रग सप्लाई करते हैं और इट इज़ अ वायलेशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट, इस प्रोविजन का। फिर आगे चल के पुलिस वाले वारंट भी नहीं लेते हैं सेक्शन 93 में कोर्ट से, वो 165 में सर्च करते हैं और फिर अपना सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कॉन्ट्राबैंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स है इसके पास। फिर वहाँ पे पंच विटनेस के साथ जाते हैं उसके घर पे, उनको कुछ नहीं मिलता, एक है घर पे कोई ड्रग नहीं बरामद होता। पर पुलिस वाले तो अब अपना ओपिनियन कैसे बदलें, वो सोचते हैं कि नहीं हमारे हिसाब से तो ये ऑफेंडर है, तो वो चार्जशीट तब भी भेजते हैं कि हालांकि कुछ मिला नहीं है लेकिन तब भी वी बिलीव कि दिस पर्सन इज द ड्रग सप्लायर। तो यहाँ पे तो जीरो मटीरियल है ना, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा यहाँ पे, ही विल नॉट टेक कॉग्निजेंस। कैसे कॉग्निजेंस हो गए? ऑलराइट, अब एक और एक इलस्ट्रेशन देता हूँ कि एक केस पे कॉग्निजेंस आगे भी कैसे हो सकती है। तो मान लीजिए ए ने बी को बहुत जबरदस्त तरीके से मारा, उसको ग्रीवेस हड्डियां तोड़ दी उसकी, और उसके बाद जो केस बना ग्रीवेस हर्ट का बना, चार्जशीट सबमिट हुई, मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया। ऑलराइट, अब मैजिस्ट्रेट ने जब संज्ञान ले लिया, फिर उसके थोड़े दिनों बाद जो बी था वो अपनी इंजरीज को सकम कर गया मतलब उस इंजरीज की वजह से वो मर गया। तो अब ये केस ग्रीवियस हर्ट का नहीं है, अब ये केस मर्डर का हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है, संज्ञान तो पहले ले लिया, तो क्या उसे फिर संज्ञान लेना पड़ेगा मर्डर पे? तो ऑब्वियसली आंसर है नहीं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो ओपिनियन आया वो फाइल की जा सकती है एंड 302 पे आईपीसी पे डीम्ड कॉग्निजेंस मान ली जाएगी इस केस पे। ऑलराइट, सो ऐसे मान लीजिएगा कि अगर मान लीजिए विक्टिम आगे चल के मर जाता है तो उसके लिए कोई नई कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पहले कॉग्निजेंस ले चुका है केस पे, तो ये सारे केसेस सेम ट्रांजैक्शन से अराइज कर रहे हैं, सेम इवेंट की वजह से हुए हैं, इट विल बी डीम कि उसकी कॉग्निजेंस ले लेंगे। उसके लिए सेपरेट ऑर्डर या सेपरेट प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, फिर एक मटेरियल इशू हमारे सामने एक और आता है, वो क्या मटेरियल इशू है 196 में, या इसके जितने भी 195 का थोड़ा सा और पार्ट पढ़ देता हूँ मैं आपको 196 पे आने से पहले। 195 में और भी मटेरियल पार्ट्स जो प्रीलिम्स के पर्पस के लिए जो आप मार्क कर सकते हैं कि 195 के सबसेक्शन 2 में आएंगे, तो लिखा है कि वेयर अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, एनी अथॉरिटी टू व्हिच ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट मे ऑर्डर विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट। मतलब जो मान लीजिए एसएचओ ने कंप्लेंट किया कि आप संज्ञान ले लिए, तो डीसीपी ने कहा कि नहीं यार ऐसा मत करो, मैं चाहता हूँ कि कंप्लेंट विड्रॉ कर लिया जाए। तो जो अथॉरिटी है ना, सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि कंप्लेंट विड्रॉ कर लें, प्रोवाइडेड कि ट्रायल कंक्लूड नहीं होना चाहिए। कि पता चला अथॉरिटी इतनी देर सोती रही कि कोर्ट ने एविडेंस भी कलेक्ट कर लिया, ट्रायल भी एविडेंस भी दोनों पार्टीज का कंक्लूड हो चुका है, ओरल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इस स्टेज पे
इस स्टेज पे विड्रॉल नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के पर्पज़ के लिए ज़रूरी है। फिर सबसेक्शन 3 और 4 भी प्रीलिम्स के पर्पज़ के लिए ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सबसेक्शन 4, और इसके प्रोवाइजर पे आया, फिर वो सीधे प्रोवाइजर पे आई है, वो मार्क करवा देता हूँ। वेयर अपील लाइज टू मोर देन वन कोर्ट, appellate court of inferior jurisdiction shall be deemed to be a court to which such court shall be deemed to be subordinate। ये मार्क कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स में आता है। वैसे पढ़ना आपको पूरा सेक्शन है, यही नहीं कि जो मैं मार्क करवा रहा हूँ वही पढ़ना आपको पूरा सेक्शन है। ऑलवेज कीप अ हैबिट ऑफ रीडिंग द एंटायर सेक्शन। और इनफैक्ट जो भी कंसेप्चुअल सेक्शंस तो मैं सारे कवर कराऊंगा, लेकिन जो सेक्शन मैं नहीं कवर करूंगा, क्योंकि वैसे 484 प्रोविजन है, ऐसे तो साल भर सिर्फ सीआरपीसी चलेगी, तो साल भर तो चलानी नहीं है, आपका मेन पोर्शन डन करवाना है। क्योंकि मेक अ हैबिट कि आप पूरी सीआरपीसी पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। 195A में क्या लिखा है कि मान लीजिए 195A में आईपीसी में किसी विटनेस को थ्रेटन किया जा रहा है, तो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट रिलेटिंग टू सच एन ऑफेंस। इसकी कॉग्निजेंस वैसे लेगा। अब 196 पे आते हैं, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। अब इस पे भी बाहर है, नो कॉग्निजेंस लेने पे। अब चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में क्या क्या आते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है चैप्टर 6, जैसे सेडिशन हो गया, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें चैप्टर 6 में। अब एक आपने देखा होगा आज की गवर्नमेंट ना हर बात पे सेडिशन लगा रही है, तो ध्यान रखिएगा, सेडिशन पे इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर हो सकता है, कर लीजिए आप एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉग्निजेंस तब तक नहीं होगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन ना मिल जाए। इसलिए कन्हैया कुमार वाले केस में कितने टाइम बाद हम सैंक्शन मिली है, सैंक्शन हैज बीन अकॉर्डेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऑलराइट, so always remember that कि जो सैंक्शन है that is a requisite proceeding cognizance लेने के लिए। The sanction has to be given in this case, in the case of sedition by what? वैसे तो चैप्टर 6 में जितने भी ऑफेंसेस हैं सबको लिया जाएगा, लेकिन मैं एक सेडिशन का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, बहुत लोगों पे लग रहा है आजकल। तो आप लोग क्या करेंगे, so you will just wait कि जब तक सैंक्शन नहीं है तब तक प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ सकती, कॉग्निजेंस ही नहीं हो सकता, चार्जशीट सबमिट कर दीजिए, संज्ञान ही नहीं हो सकता बिना सैंक्शन के नोट के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। और भी कौन कौन से सेक्शन इसमें आते हैं, 153A आता है, 295A आता है, और सबसेक्शन 1 ऑफ 505 ऑफ द आईपीसी आता है, और इनके क्रिमिनल कंस्पिरेसी और अबैटमेंट भी आते हैं। तो ये मार्क कर लीजिएगा, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, याद रखिएगा। फिर हम 1A में आते हैं, 1A में फिर कोर्ट की सैंक्शन पे बाहर है किन ऑफेंसेस पे, 153B और सबसेक्शन 2 और 3 ऑफ 505 ऑफ इंडियन पेनल कोड, और सेम चीज उसकी कंस्पिरेसी को लेके, उसकी किसी भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी को लेके उस पर भी बार है कि आप संज्ञान नहीं ले सकते इस पर डायरेक्टली जब तक प्रीवियस सैंक्शन ना हो। अब इस पे किसकी प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, अब इसमें 3 लोग आ जाते हैं। प्रीवियस सैंक्शन होती है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डीएम की, ये मार्क कर लीजिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। और सेक्शन 2 में क्या कहते हैं, अब कोई भी कोर्ट किसी भी ऐसे केस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा विच रिलेट्स टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी अदर देन अ क्रिमिनल कंस्पिरेसी to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards। मतलब जनरली समन्स केसेस में जनरली कोर्ट उनकी क्रिमिनल कंस्पिरेसी का संज्ञान नहीं लेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट और डीएम का प्रीवियस सैंक्शन नहीं मिल जाता। लेकिन मान लीजिए वो हर्ट का कंस्पिरेसी, वो हर्ट का नहीं, ग्रीवियस हर्ट की कंस्पिरेसी है, या किडनैपिंग है, अबडक्शन है, या मर्डर का कंस्पिरेसी, तो ये सीवियर केसेस हैं, इसके लिए उसे कोर्ट को किसी सैंक्शन की ज़रूरत नहीं। माइनर केसेस में ये होता है कि कोर्ट को इसलिए कॉग्निजेंस पे बार है कि कभी कभी होता है ये ट्राइफल्ड केसेस हैं, छोटे मोटे केसेस हैं, इससे कोर्ट ओवरबर्डन भी होगा और हो सकता है सिचुएशन ग्राउंड पे और बिगड़ जाए कोर्ट का इस पर प्रोसीडिंग करने के लिए। तो इस पर ये होता है कि पहले डीएम और आपके
स्टेट गवर्नमेंट को इस पे इंक्वायर कर लेना चाहिए, इस पे क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देना चाहिए, और उनकी प्रीवियस सैंक्शन फिर उन्हें करनी चाहिए, तब जाके कोर्ट सैंक्शन दे। अब मैंने इन्वेस्टिगेशन का नाम क्यों लिया, क्योंकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और डीएम जब भी सैंक्शन अकॉर्ड करेंगे तो सैंक्शन को अकॉर्ड करने से पहले वो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं बाय अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, in which case the police officer shall have all the power to refer to in subsection 3 of subsection 155। अब सबसेक्शन 155 किस चीज पे बार लगाता है? पावर, आप पूरा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो बट पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं होगा आपके पास। ओके, ये याद रखना। यू कैन डू द एंटायर इन्वेस्टिगेशन बट यू विल नॉट हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट वारंट। फिर आता है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड पब्लिक सर्वेंट। अब प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड पब्लिक सर्वेंट, तो आज के लिए तो हमारे पास टाइम कम पड़ गया, सो व्हाट वील डू इज वील हैव अ बेयर रीडिंग ऑफ द सेक्शन। इस पे सबसे लीडिंग केस है देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। 197 विल बी रेड विद 145 ऑफ द सीआरपीसी, ये बताना पड़ेगा ये क्यूरेबल इरेगुलरिटी है या नहीं। और उसके बाद सैंक्शन कैसे दिया जाएगा, क्या गाइडलाइंस हैं, दैट विल डील विद प्रॉपरली टुमारो। पर आज के लिए मैं आपको बेयर एक्ट का सेक्शन मार्क करवा देता हूँ एंड कीप अ हैबिट कि अगले दिन जो होने वाला है आप उसको पहले से पढ़ के आए। सो व्हाट यू विल डू, होमवर्क क्या है आप लोग का कल के लिए, 197 to 203 ऑफ द सीआरपीसी, आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट पढ़ेंगे। अब मैं जरा 197 में आपको प्रीलिम्स के पर्पस के लिए मटेरियल ग्राउंड्स आपको बता देता हूँ। When any person who is a judge or magistrate or a public servant, तो एक इनके लिए जज, मैजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट not removable from his office save by the sanction of the government, save by or with the sanction of the government, is accused of any offence alleged to have been committed while acting or purporting to act and discharge of his official duties। acting or purporting to act and discharge of his official duties को मार्क कर लीजिए, जज, मैजिस्ट्रेट और अ पब्लिक सर्वेंट को मार्क कर लीजिए। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट्स ऑफ 2013। ये लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट्स को मार्क कर लीजिए, ये उस वाले करप्शन केसेस में जाता है और वो एकदम अलग रेल में, सीआरपीसी और आईपीसी का रेल नहीं है, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के रेल से ओवरलैप करता है एंड इट्स अ डिफरेंट प्रोसीडिंग, तो उसके लिए 197 का प्रोसीजर नहीं लगेगा। तो इसके केस में केस ए में लिखा है 197 का सबसेक्शन 1A में लिखा है, इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और एज द केस में बी was at the time of commission of the alleged offence employed in the connection with the affairs of the union, the central government। मान लीजिए किसी यूनियन टेरेटरी का पब्लिक सर्वेंट है, मान लीजिए IAS है, इज वर्किंग इन अंडर व्हाट, अंडमान एंड निकोबार या कोई भी टेरिटरी विच इज अंडर द डायरेक्ट, मान लीजिए होम सेक्रेटरी है दिल्ली के लिए, तो अभी वो किसके ऑर्डर्स के अधीन है, होम सेक्रेटरी। The Home Secretary is subject to the orders of Home Ministry of what? Central government। तो ऐसे में he is removed from his office by the order of what? Central government। और B कहता है in case of a person who is employed as the case may be was at the time of commission of the offence or was at the time of commission of the alleged offence employed in the connection of the affairs of the state government। मान लीजिए कोई PCS ऑफिसर है, पीसीएस ऑफिसर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ऐसे केस में सैंक्शन किससे लेना होगा? स्टेट गवर्नमेंट से। सेंट्रल की अथॉरिटी है तो सैंक्शन किससे लेना होगा? मान लीजिए आर्म फोर्स का कोई ऑफिसर है, सैंक्शन किससे चाहिए होगा? यू नीड टू हैव सैंक्शन इन दिस केस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो प्रोवाइजो है वो इमरजेंसी के लिए एक्सेप्शन बनाता है, so that is not a material issue, that is a procedural issue, you should read it। अब एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। एक्सप्लेनेशन में 2013 के बाद एक बड़ी खास बात डाली गई है
कि for the removal of doubts, it is hereby declared that no sanction shall be required in case of a public servant accused of any offence alleged to have been committed under 166A, 166B, offences outraging modesty जो 354 to 354A to 354D तक होते हैं, सेक्शन 370 और ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रेप, और 509 जो ये भी क्या कहते हैं आउटरेज बाय वर्ड्स और जेस्चर से आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, तो इन दैट केस 509 लगता है। तो 166A किसके खिलाफ लगता है? 166A लगता है पुलिस वाले के खिलाफ जनरली। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी उसने 166A का वायलेशन किया है तो आपको कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द केस उसकी सैंक्शन की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली में अगर आप होंगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी, तो प्रोसिक्यूट एन ऑफिसर ऑफ दिल्ली पुलिस, क्योंकि वो होम डिपार्टमेंट के अंदर आती है। लेकिन स्टेट में है तो पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है। तो यूपी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको किसकी सैंक्शन चाहिए? वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन चाहिए। ऑलराइट, तो 166A का ऑफेंस अगर आपने अलेज किया है तो यू नीड नॉट हैव सैंक्शन एट ऑल। आप डायरेक्टली कोर्ट के ऊपर संज्ञान लेने का कोई बार नहीं है, वो डायरेक्टली एंटरटेन कर सकता है। इनफैक्ट द केस इज कॉग्निजेबल एंड द मैजिस्ट्रेट विल हैव नो बार टू टेक कॉग्निजेंस इन दिस केस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोविजन। ये पुलिस वालों पे चेक भी रखता है। और 166B क्या है? 166B है नॉन ट्रीटमेंट ऑफ अ विक्टिम। और अब अक्सर क्या होता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर ट्रीट करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, पहले इस पे तो FIR हो, उसके बाद हम ट्रीट करेंगे। ऐसे में कभी कभी विक्टिम मर जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति whoever being in charge of a hospital, public or private, whether run by central government, state government, local body या other person, private bodies भी आ गई, contravenes the provision of section 357C of the code of criminal procedure, तो इसके लिए भी आपको सैंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर, यू आर अ लॉयर एंड योर क्लाइंट्स आपके पार्टी की तरफ से, आप विक्टिम की तरफ से, एंड विक्टिम सकम्स टू इंजरी बिकॉज ऑफ द नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, और वो मर गया या मर गई डिपेंडिंग ऑन द केस, आप हॉस्पिटल को रोप इन कर सकते हैं अंडर 166B, और उसके लिए आपको किसी भी सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल बोले कि वी आर एम्प्लॉयड एंड नॉट रिमूवेबल बाय ऑफिस बाय द अथॉरिटी ऑफ state government or the central government as the case may be, then you will not be required आपको सैंक्शन को के लिए अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे केस में। अब ये है कि 357C किन किन लोगों पे लगता है। 357C एक लिमिटेड कैपेसिटी के लोगों के लिए है। वो किन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स की बात कर रहा है? जो एसिड अटैक के विक्टिम हैं, ऑलराइट, जो एसिड अटैक के विक्टिम हैं और जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी बात कर रहा है। एसिड अटैक विक्टिम्स एंड रेप विक्टिम्स। रेप के का लॉ आपका 376 से लेके 376A to E तक है। तो we'll deal with it in detail कि क्या उसका है क्या नहीं होगा when we come to the IPC। तो इन सब सिचुएशंस पे बार नहीं है कॉग्निजेंस का। इनफैक्ट 509 पे भी बार नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं और आपने वुमेन से बदतमीजी से बोल दिया या कोई वर्ड्स और जेस्चर ऐसा कर लिया जो वुमेन को ऑफेंड करता है, और फिर आप बाहर आके बोलें कि नहीं मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूँ, मुझे तो प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन चाहिए, तो आपको जज ना CRPC का एक्सप्लेनेशन ही पढ़ा देगा और बोल देगा कि नहीं भाई कोई सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, इनफैक्ट जो सैंक्शन के जो ग्राउंड्स है ना और बार ऑफ कॉग्निजेंस, ये बड़े नैरो ग्राउंड्स हैं। इनको मैं इतना डिटेल में कल डील करूँगा बिकॉज इट्स अ वाइड इशू। तो इसीलिए मैं आज इसको नहीं ले रहा, क्योंकि आज अगर इसको लिया तो 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो आई एम अवॉइडिंग इट। तो ऐसे केस में
भी सैंक्शन की जरूरत नहीं होगी। अब आर्म फोर्सेस को प्रोसिक्यूट करना है, किसकी सैंक्शन चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की, सबसेक्शन 2 में लिखा है। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट कर सकती है कि जो स्पेशल फोर्सेज हैं, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी पब्लिक मेंटेनेंस सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, तो कह सकता है कि जैसे उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए आर्म फोर्सेज को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन चाहिए, वैसे ही हमारी जो पब्लिक या रैपिड एक्शन फोर्सेज हैं उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए मेरी को परमिशन चाहिए। दैट इज अंडर क्लॉज 3। उसके बाद इसका जो मेन सेक्शन है, बाकी तो प्रोसीजर सेक्शन है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कंसेप्चुअली इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर्थ क्लॉज पे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, फोर्थ सबसेक्शन पे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट or the state government, as the case may be, may determine the person by whom the manner in which an offence or offences for which the prosecution of such judge, magistrate or public servant is to be conducted, and may specify the court before which the trial is to be held. तो ऐसे लोगों के लिए कभी कभी कोर्ट, गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है। बाय द वर्ड ऑब्वियसली इसके लिए एक एक्ट लगेगी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, दे आर स्पेशल कोर्ट्स फॉर दैट। कमर्शियल ऑफेंसेस के लिए मान लीजिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके लिए भी स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। सो दोज कैन बी एस्टैब्लिश। तो ये एक इनेबलिंग क्लॉज है विच अलाउज द गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई कि ये स्पेशल कोर्ट्स डील करेंगे। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, ये होना चाहिए कि ऐसा डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डायरेक्शन के वायलेशन में नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट शुड बी देयर। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडेज इशू। और अगर समझो कल मैं आपको बताता हूँ मैं कल किस चीज़ से डील करूँगा। आज के लिए अगर इतना ही सही है। वैसे तो मन तो मुझे कर रहा है कि मैं 197 एकदम पूरा आपका कंप्लीट करा दूँ, पर इसको 465 से भी रीड करना है। मैं इनफैक्ट 465 भी रीड ही कर देता हूँ आप लोग के लिए। 465 में क्या है, व्हाट इज देयर इन 465? तो 465 में बोला गया है फाइंडिंग सेंटेंस ऑफ और फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय द एरर, ओमिशन और इररेगुलरिटी। अब देखिए 465 पे सीधे आइए, ये मार्क करें सब्जेक्ट टू प्रोविजन हियर एंड बिफोर कंटेन्ड। मतलब 465 किसके सब्जेक्ट है? 460 से 464 तक सब्जेक्ट है इन सारे प्रोविजन का। फिर कहता है नो फाइंडिंग सेंटेंस या ऑर्डर पास बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, मतलब कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, तो कॉम्पिटेंसी को भी मार्क कर लीजिए। शैल बी रिवर्स्ड और ऑल्टर्ड बाय, मतलब ना पलटी जाएगी ना बदली जाएगी, बाय अ कोर्ट ऑफ अपील, कंफर्मेशन और रिविजन on account of any error, omission or irregularity in the complaint, summons, warrant, proclamation, order, judgment or other proceeding before or during trial or in any inquiry or other proceeding under this code। अब यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिए फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट इसका है जो लोग स्किप कर देते हैं, ये पार्ट 197 से बहुत रिलेट करता है। और एनी एरर और इर्रेगुलरिटी इन एनी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अनलेस इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अ फेलियर ऑफ जस्टिस हैज इन फैक्ट बीन ओकेजन्ड देयरबाय। अब आपको पता चला मैं फेलियर ऑफ जस्टिस और ओमिशन और प्रेजुडिस टू द अक्यूज्ड की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि यहीं पे मेंशन है। अब आपने पहले पार्ट में देखा होगा, पहले पार्ट में लिखा है कि ऑन अकाउंट ऑफ एनी एरर, ओमिशन और इररेगुलरिटी, पर जो दूसरा पार्ट है उसमें लिखा है और एनी एरर और इररेगुलरिटी। लेजिस्लेचर ने ओमिशन शब्द हटा दिया। ओमिशन शब्द इज नॉट देयर व्हेन इट कम्स टू सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। ओमिशन शब्द हटा दिया है लेजिस्लेचर ने। सो दिस इज अ वेरी मटेरियल पॉइंट, आई विल टेल यू टुमारो। और शॉर्ट के लिए बता दूं, अगर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं है then it can be considered to be a material issue and it can be vitiated। अभी लेजिस्लेचर ने ओमिशन शब्द को हटा दिया सेकंड पार्ट से when it relates to sanction for prosecution। उसने कहा इरेगुलर या एरर तो चलेगा पर ओमिशन नहीं होना चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए। पहले पार्ट में एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी तीनों था। ऑलराइट,
तो कल we'll deal with on this point relating to police officers, relating to देवेंद्र सिंह and versus state of पंजाब. फिर हम लोग किस केस से डील करेंगे, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के केस से डील करेंगे. एक और केस है स्टेशन हाउस ऑफिसर CBI वर्सेस BS श्रीनिवासन, उस केस से डील करेंगे. ऑल राइट, सो दैट विल बी एनफ फॉर टुडे. आई सी यू टुमारो. डू आपकी जो भी क्वेरीज होंगी इस सेशन की, we'll deal with that in the doubt session of the next day. और आज के डाउट सेशन में हम लोग शाम को मिलते हैं regarding case diary and 173. All right.